वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान में। हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 10th के एनसीईआरटी के द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और इससे पहले भी हम लोगों ने उस पे एक वीडियो किया है और उसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और एक्सरसाइज 4.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आगे भी बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन है आज का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या है? निम्न स्थितियों को, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब कुछ स्थिति दी गई है, उसे हम लोगों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। आइए, पहला क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट, उसे मैं पढ़ता हूं। क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो क्या अगला लाइन कह रहा है? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार, आयताकार समझते ही हैं जिसका लंबाई चौड़ाई, और ठीक है, एक आयताकार ये खेत है। ठीक है, तो इसका लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना, चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो पहले कुछ मान लेंगे, लंबाई चौड़ाई तो पता नहीं इसका, तो इसके लंबाई चौड़ाई को हम लोग कुछ मान लेंगे और दिए गए स्थिति के अनुसार द्विघात समीकरण का निर्माण करेंगे और उसे सॉल्व करके हम लोग क्वेश्चन के आंसर पे फाइनली पहुंच जाएंगे। आइए देखते हैं। तो पहली बात तो आयताकार भूखंड का लंबाई चौड़ाई हमें पता ही नहीं है, वो निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना कि भूखंड भूखंड की लंबाई x, ठीक है, और चौड़ाई को क्या मान लेंगे? चौड़ाई को हम लोग मान लेंगे y। ठीक है दोस्तों, अब अगला लाइन पढ़ेंगे हम लोग। क्या कह रहा? आयत का भूखंड का क्षेत्रफल है ना 528 है। तो हम लोग क्या जानते हैं? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि भूखंड, ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? मतलब 528 मीटर स्क्वायर, और लंबाई हम लोगों ने माना है x और चौड़ाई क्या माना है? y। ठीक है, इसे कुछ नाम दे देते हैं, 1 नाम दे दिया। अब अगला लाइन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला लाइन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्या है? लंबाई। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न जो कह रहा है हम लोग वो करने वाले हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? लंबाई, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। 1 अधिक है मतलब 1 अधिक कैसे होगा? एक जोड़ देंगे तब। ठीक है, और देखिए उसके बाद लिखते हैं। लंबाई को हम लोगों ने माना है x, ठीक है, और चौड़ाई को माना है y। ठीक है दोस्तों, इंटू 2 प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x बराबर 2y प्लस 1। ये भी एक रिलेशन आ गया। ठीक है, और अब हम लोग इस रिलेशन को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्या है समीकरण 1? पहले उसको लिख लेंगे। समीकरण 1 है x इंटू वाई इज इक्वल टू 528। ओके, और x बराबर क्या है? 2y प्लस 1 इंटू वाई 528। अब देखिए इस y को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y
और इसको इस तरफ ले आएंगे तो -528 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए 2y² प्लस 33y माइनस 32y माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं इस द्विघात समीकरण को। ठीक है दोस्तों, जिन साथियों को पता नहीं है फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है तो वो मेरे पिछले वीडियोस को देख लेंगे ताकि उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2y² माइनस 32y, उसके बाद प्लस 33y, इसे इस तरफ और इसे इस तरफ कर दिया। ठीक है, 528 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में 2y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा, और इसमें -60। ओके, प्लस 33 कॉमन आ जाएगा यहाँ तो यहाँ बचेगा y और -60 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या है, y -6 कॉमन है तो y -6 16 कॉमन, और यहाँ क्या रह जाएगा 2y प्लस 33। ओके, और इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक y -16 इज इक्वल टू 0 और y ये 2y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू 16 और यहाँ से y इक्वल टू -33/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि y क्या है, चौड़ाई है, और किसी भी चीज का चौड़ाई या लंबाई माइनस में नहीं होता है, तो ये वैल्यू संभव नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या, हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। y को हम लोगों ने क्या माना था, चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, तो चौड़ाई आ गया हमारे पास 16 मीटर। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, लंबाई। ठीक है ना, तो लंबाई क्या था, लंबाई बराबर क्या था, चौड़ाई गुना 2 प्लस 1, यही था ना लंबाई। देखिए चौड़ाई को हम लोगों ने माना था x, ठीक है, इसे माना था हम लोगों ने y, और ये 2 प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 16 इंटू 2 प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 32 प्लस 1, x इक्वल टू आ गया 33 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, x जिसको हम लोगों ने लंबाई कहा था वो क्या आ गया 33 मीटर। ठीक है, और y जिसको हम लोगों ने चौड़ाई कहा था वो कितना आ गया 16 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों ये आ गया है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या है उसे पढ़ता हूं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। क्या है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दो धनात्मक क्रमागत है ना, क्रमागत मतलब लगातार, अगर 2 है तो 3 है। ठीक है, अगर मान लो 5 है तो अगला क्रमागत संख्या 6। ठीक है, दो लगातार संख्याओं का गुणनफल है ये। ठीक है, कितना 306। तो पहले तो पता ही नहीं है कि पूर्णांक क्या है, तो उसे कुछ मान लेंगे हम लोग, क्या है तो मानते, माना कि प्रथम पूर्णांक x है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा बताइए, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि अगर कोई भी पूर्णांक लेते हैं, क्योंकि कर्मागत पूर्णांक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्मागत धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए 8 है तो उसके जस्ट उसके बाद वाला क्या हो जाएगा धन पूर्णांक, तो 9 हो जाएगा। अगर 10 है तो क्या हो जाएगा अगला उसका 11।
कैसे पता चला? एक जोड़ देने पर। ठीक है, तो अगर पहला हमने x माना है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + 1, क्योंकि कह रहा है क्या? क्रमागत पूर्णांक। ओके, अब कह रहा है दोनों का गुणनफल है ना, दोनों का गुणनफल 306 है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार जो प्रश्न कह रहा है वो हम लोग कर देंगे। कह रहा है दोनों का गुणनफल, तो पहला है x और दूसरा है x + 1, दोनों का गुणनफल कितना है? 306 है। 306 कर, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। x² + x = 306, x² + x - 306। 18 17। अब देखिए इसे हम लोग ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 × 17 और 1 भी हो जा रहा है, तो देखो ये हो जाएगा x² + 18x - 17x - 306। ये गुणनखंड विधि से बना रहा हूं। जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जरूर देख लेंगे, उसमें मैंने गुणनखंड विधि को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो ये वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, गुणनखंड विधि। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन, x प्लस और यहाँ क्या बच जाएगा? 18 - 17 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? x और यहाँ बच जाएगा +18 = 0। इन दोनों में x + 18 कॉमन है तो x + 18 कॉमन, यहाँ रह जाएगा x - 17 = 0। देखिए x का दो वैल्यू आएगा, क्या? x + 18 = 0, एक वैल्यू ये आएगा और ये x - 17 = 0। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -18, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 17। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है? धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है, ये तो धनात्मक है नहीं, तो ये संभव नहीं। इसका मतलब x का वैल्यू आ गया 7। ठीक है दोस्तों, जब x का वैल्यू आ गया 7, पहला पूर्णांक आ गया हमारे पास, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक क्या था? दूसरा पूर्णांक x + 1 था। क्या था? x + 1, तो x का वैल्यू 7 और +1, तो मतलब 18। तो आंसर क्या आ जाएगा? दो क्रमागत संख्या क्या था? 17 और 18। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो साथियों ये है थर्ड क्वेश्चन, इसे पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अगला लाइन कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल ऐसे ठीक से लिख लेंगे, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु को ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो रोहन और उसकी माँ का आयु पता नहीं है, तो हम लोग उसे कुछ मान लेंगे। आइए मानते हैं, माना कि रोहन की आयु क्या मान लेते हैं? x वर्ष है। ठीक है, और माँ की आयु उसे भी कुछ मान लेते हैं, क्या? y मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है? तो माँ जो है, माँ रोहन से कितने वर्ष ज्यादा है? तो 26 वर्ष ज्यादा है। तो माँ को हमने माना है y और रोहन को माना है x, ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अगला लाइन पढ़ते हैं। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात है।
360 हो जाएगी। मतलब अभी वर्तमान आयु इन लोगों का क्या हम लोगों ने माना है, वर्तमान आयु। ये भी क्या है, वर्तमान है। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, अभी वर्तमान में रोहन की आयु है x, तो 3 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी, x+3। ठीक है। और सेम उसकी माँ का आयु 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, अभी वर्तमान आयु है y, तो 3 साल बाद y+3। ठीक है। अब क्या कह रहा है इसी लाइन को, तो 3 साल बाद ये उम्र हो गया, तो 3 साल बाद दोनों की उम्र का गुणनफल जो है, दोनों की आयु का गुणनफल 3 साल बाद 360 हो जाता है। तो देखिए 3 साल बाद रोहन का उम्र गुना में 3 साल बाद में उसकी माँ का उम्र। ठीक है। और बराबर कितना है, 360। ये रिलेशन आ गया। अब देखिए यहां से x+3 और इस वाले रिलेशन से क्या y का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो y का वैल्यू क्या आ गया, x+26 और ये +3 था यहाँ। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x+3 इंटू ये हो जाएगा x+29 इज इक्वल टू 360। तो आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 29x प्लस 3x प्लस 27 6 2 8 इज इक्वल टू 360। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आए। ठीक है। अब देखिए ये x² 32x प्लस 86 इस तरफ लाएंगे तो 360। ठीक है। x² प्लस 32x ठीक है, इसको इससे घटाएंगे तो -273 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये आ गया एक द्विघात समीकरण, तो हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेंगे और फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 39 प्लस 7 इसमें से कॉमन आएगा तो x प्लस 39। ओके। अब देखिए ये दोनों टर्म दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ ये माइनस है, तो x -7 होगा ये। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 और x -77 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -39 और यहाँ से x इक्वल टू 7। तो देखिए -39 तो होगा नहीं क्योंकि किसी का उम्र माइनस में होता नहीं। ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, इसका मतलब 7। x किसको माना था हमने, रोहन का, और ज्ञात करने को किसका कह रहा है, तो रोहन का ही वर्तमान आयु कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो यही हो गया रोहन का वर्तमान आयु।
यही रोहन का वर्तमान आयु आ गया 7, क्योंकि हमने माना किसको था, रोहन का वर्तमान आयु x, और x का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। माँ का भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू डाल देंगे 7 तो आ जाएगा माँ का भी एज, मतलब 33 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर लीजिए और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो साथियों टाइम जवाब दे रहा है, और तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।